स्कॉलर्स भी होंगे और मुस्लिम स्कॉलर्स भी होंगे। मुस्लिम स्कॉलर्स में हमने ज्यादा नहीं करने, 4 से 5 मुस्लिम स्कॉलर्स में हमने करने हैं, जिसमें एक इकबाल है, इलामा इकबाल की एक थियरी है, इमाम गजाली की एक थियरी है, इसके अलावा अल फराबी की एक थियरी है। और ये इमाम गजाली और अल फराबी की जो थियरी है ये आपको इस्लामियात में भी हेल्प करेगी, क्योंकि इस्लामियात में भी जब कैलिफेट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे या इस्लामिक स्टेट क्या काम करती है, उसके क्या फंक्शंस होने चाहिए, वो सारा जो काम है वो इमाम गजाली और फराबी की थियरी वाला होगा। इसके अलावा एक फेमस मुस्लिम स्कॉलर है इब्ने खल्दून, जो लोग सोशोलॉजी रखेंगे, इब्ने खल्दून का आपने नाम सुना हो, काफी फेमस मुस्लिम स्कॉलर हैं ये, और इनकी थियरी बहुत जो है फेमस है और ये अक्सर आई होती है पेपर में, हमने उनको डिस्कस करना है। इसके अलावा वेस्टर्न थिंकर से हम स्टार्ट लेंगे। वेस्टर्न थिंकर्स में उसमें प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, हॉब्स, लॉक और रूसो है। हम लोगों ने ऑलरेडी रूसो का तो नाम हमने सुना है एमसीक्यू के अंदर, मैंने आपको डिस्कस कर रहे थे, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन था उसका इंटेलेक्चुअल फादर जो है वो जे रूसो को कहा जाता है। तो उनकी ये रूसो, हॉब्स और लॉक की जो थियरी है ये तकरीबन मिलती जुलती है, तीनों की जो थियरी है ये मिलती जुलती है, तो इसलिए आपको इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी काम है, आप एक ही कर लें, माइनर चेंजेस के साथ दूसरी और तीसरी खुद ही हो जाती है। सही। अब ये जो क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 5 है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये 2 वेस्टर्न थिंकर्स और 2 मुस्लिम थिंकर्स उसने दिए होंगे, तो उसमें से हमने कोई से 2 अटेम्प्ट करेंगे। कभी ऐसा होता है कि चारों के चारों जो है वेस्टर्न थिंकर्स आए होते हैं और उसमें से हमने 2 निकालने होते हैं अपने वाले। कभी ऐसा होता है कि एक को वेस्टर्न दे देगा, 3 मुस्लिम दे देगा और कहेगा आप 2 को इसे अपनी पसंद के इसमें से जो है अटेम्प्ट करके दे दें। तो हर क्वेश्चन जो है इसमें 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स एमसीक्यूज के, और बाकी भी जो 4 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं सब्जेक्टिव टाइप के अंदर चॉइसेस में से 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से आपने 4 सवाल करने होंगे। 2 आपने ये करने हैं क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 5 का जो एक सेक्शन बना होगा इसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अगला पार्ट जो है वो क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 8, ये 3 सवाल आए होंगे, इसमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। अभी जो सेकंड पार्ट था, सॉरी थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 8 का, इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए होंगे, जैसे स्टेटिज्म है, फैशिज्म है, गवर्नमेंट्स है, उसकी टाइप्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी है हमारे पास, देन पार्लियामेंट है, उसके अलावा पार्लियामेंट के जो 2-3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव के, ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने इसमें देखने। फेडरेशन क्या होती है, कॉन्फेडरेशन क्या है, सोवरेनिटी क्या है, इसके अलावा लिबर्टी क्या होती है, पॉलिटिकल ग्रुप्स किसको कहते हैं, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे हमने पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट में देखने। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इसको नाम सुन के परेशान नहीं हो जाना कि ये कोई बहुत ही हवा किस्म की कोई चीज है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, बैचलर्स लेवल के, और आप लोग इजीली इसको ग्रैस्प कर सकते हैं, ठीक है। अब मकसद ये है कि आपको मैं जैसे जैसे इसकी बताता जाऊंगा, आपने इसके नोट्स अपने बाय हैंड बनाते जाने हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सबसे पहले जो सबसे इजी चीजें हैं वो वेस्टर्न थिंकर्स पे काम है, वेस्टर्न थिंकर्स और मुस्लिम थिंकर्स, ये बेसिक चीजें हैं और ये बहुत आसान थियरीज हैं, ये सारी आपने स्टोरी की तरह इसको याद करना है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको मजा भी आएगा इस चीज को पढ़ने में, ठीक है। ये पेपर का 1 का ब्रेकडाउन था। हर क्वेश्चन जो है अपने 5 क्वेश्चन इंक्लूडिंग एमसीक्यूज, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, देन सेक्शन 2 से जो है आपने थिंकर्स वाले सेक्शन 4 आपको क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। देन जो थर्ड सेक्शन है वो पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट्स का है, उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, आपने 2 जो है अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स ईच है, और इसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपने एवरेज 6 पेज का आंसर जो है वो एक्सपेक्टेड होता है आपका। ये नहीं करना आपने कि पहला क्वेश्चन आपने किया, स्टूडेंट्स ये काम करते हैं कि पहला क्वेश्चन उनको आता है, एरिस्टोटल की थियरी आई है जी, उन्होंने बहुत अच्छे से याद की हुई थी, वो 10 पेज तक उसको ले जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट लेकर आपने साथ चलनी है, ठीक है। जो 3 घंटे का टाइम जो आपको आता है पेपर के अंदर, उसको आपने सेग्रीगेट करना है और प्रॉपरली हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है। एमसीक्यूज जो है आपने 15 मिनट्स के अंदर, चाहे आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मुझे आते हैं या नहीं आते हैं, कितने आते हैं और मैंने कितनों पे तुक्का लगाना है। आपको वो 10 से 15 मिनट जो है वो सफिशिएंट होते हैं, 15 मिनट मैक्सिमम अपने एमसीक्यूज के ऊपर लगाना। उसके बाद आपका बचता है 2 घंटा 45 मिनट का टाइम बचता है, आपने 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। हर सवाल को आपने एट मोस्ट 45 मिनट जरूर देने हैं, एट मोस्ट बता रहा हूँ, एटलीस्ट नहीं कह रहा, एट मोस्ट। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आपने 45 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं लगाने, और एवरेज के तौर पे आपने हर क्वेश्चन जो है वो 6 पेज का अटेम्प्ट करना।
हर चीज आपने उसमें मेंशन की हो, मार्कर का प्रॉपर यूज हो, कटिंग आपने ना की हो, ठीक है, और चार्ट्स आप बना रहे हो, फ्लो चार्ट्स उसमें हो, आपने कोई एक आधा बीच में कोई कोटेशन मेंशन की हो किसी फिलोसोफर की। बेहतर ये है कि जिस फिलोसोफर का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसकी एक कोटेशन जो है वो रिकमेंडेड होती है कि आपने एक जरूर उसमें देनी है। एवरेज इसमें अगर आप कोटेशन नहीं देंगे, चार्ट्स नहीं बनाएंगे, तो भी आपके 12 नंबर जो है आ जाते हैं, 20 में से 12 नंबर आप ले लेते हैं, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। अगर आप थ्योरी अच्छे से लिख कर आते हैं तो आप 20 आउट ऑफ 12 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोटेशन लिखी है उसमें तो 12 में एक नंबर और जोड़ लें। अगर आपने उसमें बताया है, क्या नाम है, फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया उसकी थ्योरी का, तो आप एक नंबर और जोड़ लें। अगर आपने उसकी मॉडर्न टाइम के साथ रेलेवेंस बताई और प्रॉपरली उसको कंक्लूड किया क्वेश्चन को, एक नंबर उसका जोड़ लें। 15 नंबर तक आप इसमें ले सकते हैं। अगर आपने बहुत एक्सेप्शनल लिखा है ये चीजें एक साथ डाल के, तो आप 15 नंबर इसमें पर क्वेश्चन इजीली ले सकते हैं। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप पिछले का पेपर भी उठा के देखें, जो ट्रेंडिंग कहते हैं कि ट्रेंडिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। इस दफा पॉलिटिकल साइंस 1 का पेपर बेशक लेंथी भी था, लेकिन वो इजी था और वो अटेम्प्ट हो सकता था, जिसमें पाकिस्तान अफेयर अच्छे से किया हुआ था और पॉलिटिकल साइंस दोनों के अच्छे से रिवीजन उसकी थी। जितना मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, आपने उतने अगर 9 से 10 थिंकर्स किए हुए थे तो इजीली इस दफा का पेपर अटेम्प्ट हो जाता था, कोई मसला नहीं। सही है, तो अभी के ब्रेकडाउन में किसी को कोई मसला पेपर 1 के तो प्लीज वो पूछ ले। पेपर 1 हम लोग ब्रेकडाउन डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई मसला है या किसी को कोई चीज समझ नहीं आई या कोई और क्वेश्चन है किसी चीज से रिलेटेड, तो उससे पूछे। मैंने मार्क्स भी डिवाइड बता दिए हैं, पेपर की सेग्रीगेशन भी बता दी है, टाइम डिवीजन भी आपको बता दिया, और आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, एक क्वेश्चन को आपने कितने पेजेस तक लेकर जाना है मैंने वो भी बता दिया। ये नहीं आपने करना है पहला क्वेश्चन आपने 1.5 घंटा लगा के उसको 10 पेज पे लिख दिया, नहीं। सिमेट्रिक रखना है आपने अपना पेपर। पहला क्वेश्चन आपने जितने पेज पे रखा है, दूसरा भी कोशिश करना है आपने उतने पेज तक ही उसको लेकर जाना है। अगर एक क्वेश्चन आप 6 पेज लिख रहे हैं तो चारों क्वेश्चन के 6-6 पेज होने चाहिए। सिमेट्रिक जितनी अच्छी होगी, आप जितना एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे उतना आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सही है, क्लियर है आप सबको ये चीज? यस सर। चलें, गुड हो गया। अब हम इसके पेपर 2 पे चलते हैं। पेपर 2 के लिए भी इसमें 3 सेक्शंस है। पहला सेक्शन जो है वो एमसीक्यूज का होगा, 20 मार्क्स है। आप देख रहे हैं आपके, अगर आपने ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट लिया तो इसमें 40 मार्क्स के तो सिर्फ आपके एमसीक्यूज हैं। पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 40 मार्क्स के आपके सीधे सीधे एमसीक्यू, और ये एक ही आपने एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और आपके 40 मार्क्स एमसीक्यू से आ जाते हैं आपके। सही। अच्छा, इसके पहला सेक्शन तो एमसीक्यूज का 20 मार्क्स का होगा, सेम होगा। जो हम थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर वो सारी उसी थ्योरी में से ही आपको एमसीक्यूज आएंगे, प्लस आप पास पेपर के एमसीक्यूज अगर आप कर लेंगे तो 10 to 12 इसमें भी आपको इजीली रिपीटेड एमसीक्यूज मिल जाते हैं। 2 बुक्स हैं। पहली बुक है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बाय एसएम कैली और सेकंड बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय हामिद खान। दोनों एफपीएससी की तरफ से रेकमेंडेड बुक्स हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आप इधर से करना चाहें तो इससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया, हमने पूरी बुक्स खत्म करके नहीं, हमने वो मैट्रिक इंटर में एक बात कहते हुए थे टीचर्स कि आप पूरी बुक खत्म कर लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप 100 मार्क्स ले लेंगे। आपने स्मार्टली प्ले करना है, एजुकेटिवली गेस लेना है कि आपने क्या चीज को कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं, और हम वो प्रेफरेंस जो लेंगे वो हम लेंगे पास पेपर्स बेसिस की ऊपर। ठीक है, कि कौन सी चीज जो है वो मैक्सिमम रिपीट हो रही है, किसकी वेटेज थोड़ी ज्यादा है। सही हो गया। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप ये 4 बुक्स पढ़ें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपना कोई एनालिसिस बिल्डअप के लिए या कोई आपने अपनी नॉलेज के लिए पढ़नी है तो आप बेशक पढ़ें, लेकिन जो हम क्लास में करेंगे वो सफिशिएंट होगा, आपको 120 प्लस तक ले जाएंगे, 200। सही। इसका क्वेश्चन 1 जो है वो भी 20 मार्क्स का होगा, एमसीक्यूज होंगे। फिर क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 3 तक ये जो 2 सवाल होंगे, इसमें से आपने कोई सा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। इसमें डिफरेंट ममालिक के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं या पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। इसमें कोई 7 से 8 जो हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस किए गए हैं। यूएस का है, फ्रांस है, यूके, जर्मनी, चाइना, टर्की, ईरान है, फिर इंडिया है, पाकिस्तान है। इन सब के उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स डिस्कस किए हैं कि हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है इस कंट्री में, पार्लियामेंट की क्या वो कितने हाउसेज हैं, यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है,
देन बताया हुआ है अपर हाउस जो है उसका नाम क्या है, लोअर हाउस का नाम क्या है, उसकी पावर्स क्या है। ये जो है ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम। कि हर मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। हमने 8 के 8 नहीं करने, हम कुछ 5 कर लेंगे और वो सफिशिएंट है। मोस्टली जो प्रेफरेंस होता है इसमें वो यूएसए के ऊपर होता है। यूएसए का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड होते हैं, और अगर आप वो तैयार कर लें अच्छे से तो उम्मीद होती है कि उनमें से एक क्वेश्चन, दो, ये जो क्वेश्चन 2 और 3 है इनमें से वो एक क्वेश्चन यूएसए का जरूर आया। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका ये 20 मार्क्स का जो सेक्शन है ये निकल जाता है। सही है। आपने ये नहीं करना कि पार्ट जो थर्ड है, क्वेश्चन 4 से 8 जो है वो 5 सवाल होते हैं, आपने ये नहीं करना कि चारों के चारों उसी में से ही कर लेने, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 2 से 3 में से ये 2 सवालों में से आपने कोई सा एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देन क्वेश्चन 4 से जो क्वेश्चन 8 जो सेक्शन 3 है वो 5 सवालों में से आपने 3 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स ईच है। आपने इसको उसी तरीके से टाइम मैनेज करना है कि 15 मिनट्स आपने एमसीक्यूज को डेडिकेट करने हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लास्ट 20 ईयर्स के जो एमसीक्यूज हैं पास पेपर के, अगर आप वो कर लेते हैं तो इसमें से 10 से 12 एमसीक्यूज वही रिपीटेड होते हैं। बाकी जो आप अपना फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं डाटा उसमें से आ जाते हैं। तो 15 मार्क्स इस पेपर 2 के जो एमसीक्यूज हैं उसमें रिलेटिवली ज्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हैं एमसीक्यूज में एज कम्पेयर टू पेपर 1। फिर क्वेश्चन 2 से 3 में जो सेक्शन है सेक्शन 2, इसमें से आपने इन 2 सवालों में से कोई एक सवाल अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। हम कोई से 5 करेंगे, उसमें से उम्मीद होगी कि आप 1 से 2 क्वेश्चन वही आएंगे और उन्हीं में से ही आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 8 जो है इसमें डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स के कॉन्स्टिट्यूशंस जो है हमने वो डिस्कस करने हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक डेवलपिंग कंट्रीज का हमने पॉलिटिकल सिस्टम देखना है। डेवलपिंग कंट्रीज में आता है हमारा इंडिया आता है, चाइना आता है, टर्की आता है, पाकिस्तान आता है, मलेशिया आता है, जापान आता है। अब हमने इन सारे को डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ चाइना इंडिया देखना है, पाकिस्तान देखना है और टर्की का हमने मिलिट्री का रोल देखना है। ठीक है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन होता है। अब बाकी जापान, मलेशिया और एक और है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अफेयर्स का एक पूरा पोर्शन उठा के यहाँ पे आया होता है प्री पार्टीशन से रिलेटेड, उसके अंदर जो है वो आप पाकिस्तान अफेयर्स में जो पढ़ेंगे वो एज इट इज हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसमें जो मेजर आपने बाकी सबको इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ 3 पार्ट्स जो है वो आपको 3 से 4 टॉपिक जो आपको पता होने चाहिए। एक कायदे आजम है, एक सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़ मूवमेंट है, थर्ड आपका इलामा इकबाल है। इलामा इकबाल प्लस हम इसमें मुस्लिम थिंकर्स के अंदर जो पढ़ेंगे वही थ्योरी हम इधर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो पेपर 1 में हमने मुस्लिम थिंकर्स में इलामा इकबाल पढ़ना है वो चीज, फिर हम पाकिस्तान अफेयर में जो इलामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे वो चीज, और प्लस नॉर्मली भी हमारे जब हम इतना पढ़ लेते हैं तो हम खुद भी इतने सफिशिएंट हो जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा चीजें भी इलामा इकबाल के बारे में पता होती हैं, वो चीज भी यहीं पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक वो है। और चौथा जो टॉपिक है वो है आपकी 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पॉलिटिकल साइंस में भी यूज होती है, आपकी पाकिस्तान अफेयर में भी यूज होती है, आपकी करंट अफेयर के अंदर भी यूज होती है, हो सकता है ऐसे के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका आ जाए वो टॉपिक। सही है, तो 18th अमेंडमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th अमेंडमेंट यहाँ पे भी, और जो लोग आईआर रखेंगे उधर भी 18th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 18th अमेंडमेंट ने आपकी जान नहीं छोड़नी, हम उसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। थर्ड पोर्शन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन का है। पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने जस्ट उसका कंपैरिजन करना है। सिंपल है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 10 से 12 पॉइंट्स हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने उसका एक टेबल बनाया हुआ है, हमने उसको कंपैरिजन में लिख देना है। बस उसमें से तीनों के तीनों कभी भी नहीं पूछे जाते। यहाँ तो वो कहेगा आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बनाकर दे देगा क्वेश्चन, यहाँ आपको कहेगा कि जो 2 पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनका कंपैरिजन करते हैं। इस तरह का आपको क्वेश्चन आता है, और ये वो क्वेश्चन है जो आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18th अमेंडमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आए होते हैं। अगर ये आ जाए तो आप समझे आपके वादे में आ रहे हैं और आप जरूर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सही। इसके अलावा जो है वो एक छोटी सी डिबेट है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल बाद आया था। आपको पता है 1947 में हमें आजादी मिली, 1956 के अंदर हमें हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला। तो वो एक डिले है, एक डिबेट है जो पाकिस्तान अफेयर में भी आपके बाद में काम आएगी। हमने वो देखनी है कि ये डिले क्यों आया और इस डिले की वजह क्या थी, हमने उस वजह को देखना है। इसके अलावा फिर आईआर का एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें हमने कोल्ड वार को डिस्कस करना है। कोल्ड वार जो है वो हमारा करंट अफेयर का भी एक टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग है, ये हम देखेंगे एंड के ऊपर जाके।
और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स, ये आपने हर हाल में करके जाने कि किसी भी कंट्री का फॉरेन पॉलिसी जो वो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, उसका मकसद क्या होता है और क्या वजूहात होती हैं, क्या कॉजेज होती हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी जिन बेसिस पे डिजाइन की जाती है। सही है। तो ये आपके पार्ट्स हैं, ये आपको सुनने में जरा ज्यादा लग रहा होगा पेपर 2 का सिलेबस, लेकिन बिलीव मी ये जो पेपर 2 है हम इसको इतना कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे ना, आप कहेंगे ये तो पेपर 1 का सिलेबस ज्यादा है। पेपर 2 बहुत ईजी है, सही है, और बहुत डायरेक्ट है, और बहुत आप समझ लें कि एक किस्म का रट्टा है इसमें। इसमें कोई आपका इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा होता। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन आएगा तो ज्यादा आपको कह देगा कि भाई अच्छा दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करो, और एंड पे जो क्रिटिकली एनालाइज करना है आपने उसमें ये पूछा होगा कि पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से बता दें कि कौन सा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फिजिबल है पाकिस्तान के, पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल है। और ये जो डिबेट है ये आपको एसेज में भी काम आएगी, आपके पाक अफेयर और करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन बहुत देता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। सही। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसकी 2 रेकमेंडेड बुक्स हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ अपने नोट्स जो है वो पर्सनली जो मैंने बाय हैंड लिखे हुए, जो पिक्चर भी मैंने यहाँ पे लगाई है ये मैंने खुद मेन वहां से निकाल के लगाई है, ताकि आपको को परेशानी ना हो इस सिलेबस का ब्रेकअप लेने। हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 20 मार्क्स ईच है। एमसीक्यूज का मैंने आपको बता दिया कहाँ से आएगा, बाकी सारे अलार्म बोले और मुझे पता चल जाए बस आप मैंने ब्रेक लगा देती है, हमने आगे नहीं बढ़ना। 6 पेज का आपने आंसर देना है, 6 पेज आप ऐसे लिख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं। 6 पेज बहुत है, और उसमें आपने अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली, सिर्फ थ्योरी आप लिख कर आए, 20 में से 12 नंबर आपको अगर आपने थ्योरी पूरी लिखी है तो उसके मिल जाते हैं। प्लस अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो रेकमेंड ये किया जाता है आप एक थिंकर की कोटेशन डालें, प्लस आप उसका फ्लो चार्ट डालें, दूसरा नंबर उसका, तीसरा नंबर है आपके अच्छे कंक्लूजन का, प्लस मॉडर्न टाइम्स के साथ उसकी रेलेवेंस का। 15 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। और पेपर 2 में नंबर लेने का तरीका ये है कि आपने अच्छा क्रिटिकली एनालाइज किया और उसको करंट सिचुएशन के साथ लिंक करेंगे तो आपको 2-3 नंबर उसके एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। अगेन आप जो यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे उसकी आपने एक फ्लो चार्ट अगर बना दी तो उसके भी नंबर हैं। तो जितना आप उसको फैसिलिटेट करेंगे एग्जामिनर को, जितना उसके लिए चीजें खोल खोल के बड़ी बड़ी उसके आंखों के सामने लेकर आएंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे। आपने प्रॉपर मार्कर्स का यूज करना है, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, और आपने कोशिश करनी है कि कटिंग ना की जाए, मार्जिन लगे हों। ये आपका क्राइटेरिया है एक अच्छा पेपर सेट करने का जो सिमेट्रिकल हो। सही है। किसी को कोई मसला है अभी तक के ब्रेकडाउन में? ये हमने पूरा ब्रेकडाउन पे पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का डिस्कस कर चुके हैं। इसमें 120 मार्क्स आपके आ जाते हैं अगर आपने थ्योरी सिर्फ अच्छी लिखी हो, प्लस बाकी एडिशनल का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने 120 से 150 तक इसको कैसे लेकर जाना है। पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज में से 40 मार्क्स में से अगर आपके 30-35 तक आ जाते हैं तो इसमें आप 150 तक आराम से चले जाते हैं। उसका तरीका यही है कि आपने लास्ट 20 ईयर्स के एमसीक्यूज आपने पकड़ लेने हैं, उनको अच्छे से करना है, और फिर जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे मॉडर्न टाइम्स के साथ उसकी रेलेवेंस, उसके एमसीक्यूज आपने अच्छे से करने हैं, तो आपका ये इंशाल्लाह 150 तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं ब्रेक लगाते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताएं। आई विल रियली अप्रिशिएट कि अगर आप कोई क्वेश्चन करें। सर यहाँ पे पेन कौन से यूज करेंगे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आपका ना हाथ, आपने अगर अपना हाथ लिखना शुरू कर दिया है तो आप जब लिखते हैं ना तो आप डिफरेंट पेन्स को यूज करें। 2-3 पेन्स हैं, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। एक जो यूज होता है मोस्टली वो बारीक निब वाला है, पियानो जेल फ्लो 0.7 mm का, पियानो जेल फ्लो 0.7 mm। वो कुछ लोग वो बहुत अच्छे से लगता है उनको कि उनके हाथ पे लग जाता है और फिर वो कहते हैं अच्छा चलो, लेकिन वो ये है कि अगर आपके दिन में 2 पेपर है ना तो वो अक्सर अगर आप दबा के लिखते हैं तो वो आपकी उंगली पे फिर जोर आएगा और आपके वो कहते हैं गड्ढा बन जाता है उंगली के ऊपर लिख लिख के। तो आप देख लें कि अगर वो अच्छा लगता है, नहीं तो दूसरा है पिकासो ग्रिप एक पेन है, वो भी 0.7 mm उसका है और वो भी बॉल पेन है, आप वो भी यूज कर सकते हैं।
वो भी रिकमेंडेड है और लोग कहते हैं अच्छा है। इसके अलावा वो डक्स का एक इंक पेन आता है विंगसिन का, उसकी इंक जो है वो ब्लॉट नहीं होती, तो और उसकी निब भी ब्रीक है। अगर आप इंक पेन यूज करते हैं तो वो रिकमेंडेड है, फिर वो अच्छा आपकी लिखाई भी, अगर आप वैसे आपकी लिखाई नहीं बेहतर है तो विंगसिन का जो डक्स का जो पेन है, डक्स का पेन है विंगसिन का, और उसकी निब भी बारीक होती है। आपने याद होगा शायद अगर आप छोटे जब थे तो वो ग्रीन कलर का पेन होता था और उस पे गोल्डन कलर का एक उसका कैप होता था। अगर इंक पेन यूज यस करते सर। हैं तो विंगसन का ले लें, वो बेहतरीन है। नहीं तो दूसरे मैंने आपको दो बता दिए हैं, एक है पियानो का जेल फ्लो 0.7 mm, दूसरा है पिकासो का ग्रिप बॉल पेन है ब्लू कलर का, वो आप ले सकते हैं। और और आपको ये याद होना चाहिए कि आप ब्लू बॉल पेन या ब्लू इंक पेन से पेपर फिल कर सकते तो हैं। सर क्या है ब्लैक बॉल पेन आपने? मार्कर और बॉल पेन का नाम है पियानो जेल फ्लो, मैं इधर लिख देता हूँ। सर ब्लू पॉइंटर यूज नहीं कर सकते? मैं सारा बताता हूँ, एक सेकंड। पियानो जेल फ्लो 0.7 mm, एक पेन तो ये है जी आपका। दूसरा है आपका पिकासो का ग्रिप, पिकासो ग्रिप, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने ब्लू और ब्लैक मार्कर इसका यूज करना है। इसके अलावा आपने मार्जिन्स लगाने हैं। मार्जिन्स जो है वो आपने बड़े बड़े नहीं लगा देने, मैक्सिमम आपने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लगाना है। वो जो आपको सप्लीमेंट मिलता है ना वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जो आंसर शीट होती है, वो उसके अंदर 24 पेजेस होते हैं, एक पेज के ऊपर कुछ 31 लाइंस होती हैं, और जो नॉर्मल साइज से पेज थोड़ा वो बड़ा होता है। तो आपने उसके 1.5 इंच का आपने स्केल ले लेना, जो ब्रॉड हो उसके आपने जो है ना लाइन लगानी है, और प्रॉपर आपने ब्लैक मार्कर से लगा लें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे ही आपको आंसर शीट पहले मिल जाती है, 10 से 15 मिनट पहले आपको आंसर शीट मिल जाती है, और आपको ये रेकमेंड किया जाता है कि आप 10 से 15 मिनट पहले अपने हॉल में जाके बैठ जाएं और सबसे पहले आप आंसर शीट लेके उसके ऊपर अपने मार्जिन ड्रॉ करें। एटलीस्ट 20 to 22 पेजेस पे आपने मार्जिन लगा लिए शुरू में, क्योंकि उतने पेजेस आपके लग जाने हैं। 6 पेज का अगर आप एक आंसर दे रहे हैं ना तो 6 4 24। आपने इस चीज को जेहन में रखना, ये नहीं करना कि आपने पहला क्वेश्चन अच्छा आपको आता है, आपने 9-10 सफे उसके लगा देने हैं। ऐसा नहीं करना, आपको चीजें समेटनी आनी चाहिए, आपने उसको कन्वर्ज करना है, आपने डाइवर्ज नहीं करना अपने आंसर को, ठीक है। दूसरा ये है, कोई ब्लू बॉल पेन पूछ रहा था, क्या क्या पूछ रहे थे? पॉइंटर पूछ रहे थे? जी सर, ब्लू पॉइंटर। आप ब्लू पॉइंटर से भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर आपने अगेन जो हेडिंग्स देनी है वो आपने मोटे वाले ब्लू मार्कर से देनी है। ब्लू मार्कर का यूज करना है आपने मेन हेडिंग्स के लिए, और अगर आप आगे सब हेडिंग्स दे रहे हैं तो उसका फिर आप या तो ब्लैक पॉइंटर यूज करें या ब्लैक मार्कर यूज करें, आपने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर। मेन हेडिंग्स के लिए आपका मार्कर अलग होना चाहिए, और सब हेडिंग्स के लिए, आपको सब हेडिंग्स का पता है ना, ये जैसे मैंने मेन हेडिंग एक बना ली, यस सर। वन लिख के मैंने एक मेन हेडिंग बना दी, ठीक है। उसके बाद नीचे उसकी जितनी भी सब हेडिंग्स है ना वो मैंने देनी है किसी अलग पॉइंटर से, किसी अलग कलर की। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि मेन हेडिंग्स जो है वो आप दें ब्लू मार्कर से, उसके बाद आप जो सब हेडिंग्स दे रहे हैं वो दें आप ब्लैक मार्कर से या ब्लैक पॉइंटर से, और उसको जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अपने ब्लू बॉल पेन या फिर ब्लू पॉइंटर से आप उसको एक्सप्लेन करें। जितना अच्छा आप उसको बनाकर देंगे उतना ही आपको मार्क्स के चांसेस है कि ज्यादा मिलेंगे आप, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिए हैं पेन्स के नाम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था डक्स का इंक पेन जो है, विंगसन का इंक पेन, इससे प्लॉटिंग भी नहीं होती और इसकी बारीक निब है तो लिखाई भी अच्छी आती है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप प्लीज 6 पेज का आंसर लिखना शुरू कर दें, आप देख देख के अभी आप लिखें, ताकि आपकी एक स्पीड बननी शुरू हो जाए। जितना आप उसको अच्छे से आपका हाथ सेट होता चला जाएगा, आपको पेन का भी पता चल जाएगा कि इन तीन में से आपने कौन सा यूज करना है, कोई चौथा आपका अपनी प्रेफरेंस के आप खुद देख लेंगे कि बाकी मैंने ये यूज करना है या मेरे हाथ को दर्द तो नहीं हो रही। क्योंकि जब आपने दिन में 2 पेपर देने हैं, हर पेपर के अंदर आपने 3-3 घंटे लिखना है, तो आप एक अगर पेपर को 24-24 पेज लिख रहे हैं तो आपको फिर पता चल जाएगा कि काफी ये डिफिकल्ट काम है लिखना। सीएसएस के इम्तिहान को मुकाबले का इम्तिहान ऐसे ही नहीं कहते, उसमें आपका मुकाबला दूसरे कैंडिडेट के साथ कम है, आपके अपने साथ जो है वो ज्यादा है, क्योंकि उसमें एक जो है वो रेस अगेंस्ट टाइम होती है। आपने टाइम को बीट करना है, आपने 45 मिनट्स के अंदर 6 पेज का वेल
कंस्ट्रक्टेड आंसर जो है वो वहां पे अपने पेपर पे छोड़ना है। तो एक तो रेस अगेंस्ट टाइम हो गई। दूसरा, आपको कई बार ऐसा होता है जब आपके कंसेक्यूटिवली आज सपोज आज 2 पेपर थे, कल अगले दिन दोबारा 2 पेपर हैं, फिर अगले दिन दोबारा 2 पेपर हैं, 6 दिन लगातार जो है वो आपके पेपर होते हैं। कभी हो जाता है बीच में कि आपको अगर आपने कोई 200 नंबर का सब्जेक्ट उठाया होता है तो उसमें आपको एक आधी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन अगर आपने 100 मार्क्स ईच के उठाए हैं तो आपको कोई छुट्टी नहीं, आपने लगातार ही जाना है। तो उसमें ये है कि आपने 6 दिन में आपने रोज के 6-6 घंटे लिखने हैं, 24-24 सफे फिल करने हैं, तो आपको लिख के इतनी बस हो जाती है, आप दिमाग से इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपको क्वेश्चन बाज़ दफा आता भी होता है तो आपका दिल नहीं कर रहा होता कि मैं इसको लिखूं या अटेम्प्ट करूं। बिलीव मी, ये बात बहुत सच है कि आपको बाज़ औकात क्या अक्सर ऐसे होता है, मोस्ट ओपनली आपको क्वेश्चन का आंसर आता होगा लेकिन आप हिम्मत जवाब देते या आप लिख लिख के थक चुके होंगे। तो ये मुकाबले का इम्तिहान दूसरों के साथ कम है, आपका खुद के साथ ज्यादा है कि मैंने एक वक्त को हराना है, तो अपनी चीज को मैंने आंसर को वक्त पे अच्छी हैंड राइटिंग के साथ पेपर पे छोड़कर दूसरा कि मैंने अपने 4 के 4 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ये करेंगे ना कि मैं 3 बहुत अच्छे कर रहा तो चौथा मुझसे नहीं हो रहा, चौथा भाई आप 3 में आपके 12/12 आ गए, चौथे आपने कुछ करके ही नहीं आए। अगर आपने वहां पे कुछ किया होता ना, कुछ नहीं तो आपको 4 नंबर मिलते, 5 नंबर मिलते, 8 नंबर मिलते तो सही ना। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि किसी के 700 नंबर है ना, तो 700 नंबर में से 700 नंबर की पोजीशन पे 4 लोग बैठे हुए हैं, तो 4 लोग 700 नंबर पे अगर बैठे हुए हैं तो आप ये सोच लें कि विद इन छोटे से टाइम लिमिट के अंदर, छोटे से आपने अगर 1 नंबर एक्स्ट्रा लिया हो 700 पे, बाकी सारे आप 701 ले लेते, कहीं से आपका एक एमसीक्यू ठीक हो जाता, या आपने एक कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया होता तो आप 701 पे होते और आपकी एलोकेशन हो जाती, या आप पिछले वालों को बीट करके आगे निकल जाते। एक एक नंबर की गेम है, वो एक एक नंबर आपने ऐसे ही कमा। क्लियर है? ये सारी ब्रेकअप आपको क्लियर हो गया? यस सर। ऑन करें मुझे ताकि आगे चलने में थोड़ी हेल्प होती है। ये आपने नोट डाउन कर ली है? ये मैं इसको यहाँ से निकालने लगा हूँ। यस सर। यस। ठीक है। अच्छा, अब आपको ब्रेक चाहिए है? अगर 10 मिनट की ब्रेक कहते हैं तो हम कर लेते हैं। उसके बाद हमने वेस्टर्न थिंकर्स पहला वाला जो है वो हमने डिस्कस करना है, प्लेटो। तो अगर आप कहते हैं तो हम ब्रेक कर लेते हैं या हम कंटिन्यू करें? ब्रेक 10 मिनट सर कंटिन्यू कर दें। आप लोग ऐसा करें, 10 मिनट की ब्रेक लें, उसके बाद हम दोबारा इस क्लास को यहीं से रिज्यूम करते हैं।